दोस्तों, अगर आप नवंबर में सही पढ़ लिए तो यूपीपीसीएस 2026 का आधा सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक गलती से पूरा साल भी बर्बाद हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 30 डेज का स्टडी प्लान जिसे टॉपर और मैंने अपनाया था। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो 2026 में आपके सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज्यादा भी रहेगा। इसी के साथ वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वो अपने शेड्यूल को लेके कैसे रखा जाए, उनके बारे में अच्छे से बताऊंगा। इसी के साथ में मैंने पूरा एक ग्राफ तैयार किया है कि प्री और मेंस को कैसे अप्रोच करना है, मेंस के कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से ज्यादा टॉपिक से आ रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज्यादा टॉपिक से आ रहे हैं, ये भी मैंने आपके सामने दोनों दिखाया। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का लिया हूँ, आपका रिकमेंडेशन रहेगा तो मैं हर सब्जेक्ट का बनाऊंगा। टाइम टेकिंग होता है, इसके लिए आपके रिकमेंडेशन से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और इसी के साथ में 3 मंथ के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उस ग्राफ के हिसाब से मैं समझाऊंगा, और वर्किंग प्रोफेशनल हमारा लास्ट में रहेगा भी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट 3R फॉर्मूला क्या है। सर 3R फॉर्मूला है रीड, रिवाइज, री अटेम्प्ट। सर री अटेम्प्ट क्या करना है, तो री अटेम्प्ट के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। तो कोर फाउंडेशन में आपको क्या करना है, तो दोनों हिस्ट्री सॉरी पॉलिटी और ज्योग्राफी ये दोनों की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ के खत्म करनी है। ठीक है, तो कितने 15 दिन के अंदर अंदर दोनों की एनसीईआरटी पढ़ के खत्म करनी है। ये हो गया। सिर्फ लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़नी है, तो उसके लिए आप 17 दिन ले लीजिए। 17 दिन मतलब आपको इतने दिन में ये दोनों सब्जेक्ट खत्म कर देने हैं अच्छे से, पूरे महीने भर में आपका अच्छे से खत्म हो भी जाएगा। फिर क्या करना है सर, पीवाईक्यू डेली पीवाईक्यू के 1 घंटे लगाइए कि 1 घंटा मेरे लिए पीवाईक्यू के लिए मैंने रखा है, इस 1 घंटे में मैं पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊंगा। बिलीव मी, अगर पीवाईक्यू अच्छे से होगा तो ही आपका ये बुक पढ़ के भी कोई मतलब है, अगर पीवाईक्यू ही अच्छे से नहीं होगा तो ये बुक पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। ओके, तो पीवाईक्यू करिएगा फिर जाइएगा। अब पूछिएगा पीवाईक्यू प्रीलिम्स का करिए कि मेंस का, दोनों का करिए भाई, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर ट्रिक आइडेंटिफाई करना है कि भाई एलिमिनेशन भी तो सीखना है यहाँ पे। तो अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी से मैं आपके लिए एलिमिनेशन पूरा लेके आ जाऊंगा ताकि यूपीपीसीएस में आपको बेनिफिट भी मिले। अभी के यूपीपीसीएस 2025 में बहुत से लोगों को बेनिफिट मिला, बिलीव में, जिनका 60 मार्क्स आता था आज उनका 87 के आसपास और 92 के आसपास आ रहा है, इवन 97 तक गया है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो प्रारंभ बैच के हैं। ओके, अब करंट अफेयर पे आपको इंटीग्रेशन, करंट अफेयर का इंटीग्रेशन लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, एक तो विजन आइज की मंथली मैगजीन आती है जो कि प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से होती है। एक होती है हमारी मैगजीन जो आने वाली है संगम, ये स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस के मेंस और यूपीएससी के मेंस के लिए बनेगी। फिर इसी के अल्टरनेट में एक बनेगी प्रीलिम्स के लिए जो संगम प्रीलिम्स के नाम से आएगी, वो प्रीलिम्स यहाँ पे कवर करेगी। और मैपिंग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि दो सब्जेक्ट के ऊपर क्या हमारा हमारा क्या पूरा एक अप्रोच होना चाहिए। पहली बात है ज्योग्राफी पे, मैं जूम कर देता हूं तब आपको अच्छे से दिखेगा भी। ओके, दिख रहा होगा। चलिए, ज्योग्राफी के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इंडियन रिवर से आते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। उसके बाद हिमालयन प्लेटू है, फिर एग्रीकल्चर क्रॉप है, फिर मानसून सिस्टम है, फिर फिजिकल फीचर है, फिर यूपी ज्योग्राफी है। या इसका वेटेज अभी 2 साल में दिखने लगे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस लेवल पे लाया है। फिर वाटर रिसोर्सेस है, फिर नेचुरल वेजिटेशन है, फिर मिनरल रिसोर्सेस है, सॉइल टाइप है, इरिगेशन सिस्टम है, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन है ना। अब ये सब चीजें सर कहां से पढ़ेंगे, सेम चीजें मैं बता रहा हूँ 11th और 12th की जो 4 एनसीईआरटी है। अगर आपको नहीं पता होगा कमेंट करना, मैं चारों के नाम भी बता दूंगा। आप उसको जाके सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज वो एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो टॉप 10 कौन कौन से, एक तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में देख लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितनी इतनी एक्टिविटी हुई है उसके बारे में बहुत डिटेल में देखिए। फिर फंडामेंटल राइट, फिर जुडिशियल रिव्यू, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव मैटर्स जितने भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आएगा, फिर फेडरलिज्म आएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर इलेक्शन है। इनका वेटेज भी है इनके नंबर के हिसाब से। ओके, ये क्वेश्चन नहीं है, नंबर है। अब मेंस में इस पर्सपेक्टिव से आता है कि ये पूरा जोड़ने पे बाद आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा कितना वेटेज है पॉलिटी का भी, पॉलिटी का काफी ज्यादा वेटेज है मेंस में। प्रीलिम्स में 9 8 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस वेरी होते रहते हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाता है। और ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है जो मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ा और डीप में चलते हैं, आपकी क्लियरिटी और मैं बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ज्योग्राफी का हम सबसे पहले लेते हैं, पहले क्या फिजिकल फीचर एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप चाहते हैं इसका सब पॉइंट तो नीचे कमेंट कर देना, इसका सब पॉइंट भी मैंने बना के तैयार रखा है और आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आपको कम से कम इस वीडियो पे 100 से 150 लाइक मरवाना पड़ेगा। 100 से 150 लाइक के बीच में रहेगा तो आपको इसके हर एक पॉइंट के सब पॉइंट मिलेंगे, और वो सब पॉइंट आपको बताएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे थे और किस सब पॉइंट पे फोकस करना है। बिलीव मी, इतना डिटेल एनालिसिस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो फिजिकल फीचर एंड ज्योग्राफी फिजियोग्राफी में आपको पढ़ना है।
फ्रीक्वेंसी क्या, 8 क्वेश्चन लगभग प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी वेरी करता है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे आते हैं मेंस में। तो मेंस में ऑन एन एवरेज हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आए, मगर प्रीलिम्स में 1 क्वेश्चन आते हैं। फिर हिमालयन पेनिसुलर प्लेट्यू में 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आते ही है, ये क्वेश्चन ये रहा। फिर इंडियन रिवर और रिवर सिस्टम में इस हिसाब से क्वेश्चंस वेरी होते चले जाते हैं। फिर मॉनसून सिस्टम है, फिर सॉइल टाइप एंड क्लासिफिकेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है। अब जैसे जैसे वेटेज कम होते जाएगा वैसे वैसे उनकी अ, एक जो लेवल होता है वो कम होते जाएगा। जैसे जहां जहां पे क्रिटिकल रखा है इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना भी होती है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे भी जाते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए, इन सब चीजों पे होनी चाहिए। और ये वो टॉपिक है जहां पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है और पूछे भी ही गए हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन कहाँ से, इंडियन रिवर और रिवर सिस्टम से आते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंडियन रिवर सिस्टम से मिल जाएंगे, चाहे वो साउथ इंडिया की हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हो। ओके, तो आपको इस तरीके से पूरा फॉलो करते हुए चलना है। सेम चीज है पॉलिटी के साथ। देखिए पॉलिटी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और आर्टिकल। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आपको इसका सब टॉप पॉइंट चाहिए तो सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को कम से कम 100 से 150 लाइक के बीच में करना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल एनालिसिस पीडीएफ होती है जो रेयरली आपको कोई क्लासेस वाला भी देगा। मैं फ्री में देना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए भाई। पैसा तो ले रहा नहीं हो, फ्री में करना है आपको, बस एक लाइक करके जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और आर्टिकल, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 क्वेश्चन का आने का है यहाँ पे। क्रिटिकल है मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब 2। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट से 2 आते हैं। फिर और 2 कहाँ से आ रहे हैं आपके, पार्लियामेंट्री एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से आ रहे हैं। फिर और 2 कहाँ से आ रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गए, सीएम हो गए, वहां से आया जा रहा है। फिर और कहाँ से, स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नेंस से आ रहा है। फिर और कहीं से सब एक एक है, तो आप देख सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फिर उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंचायती राज है, इमरजेंसी स्पेशल प्रोविजन है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ यहाँ सबसे ऐसे क्वेश्चन आने लग जा रहे हैं। तो ये आपका एक पूरा एक एनालिसिस हो गया कि पॉलिटी और ज्योग्राफी को कैसे करना है। अदर सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूं कि ये 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको इस नवंबर में खत्म कर देना है। रेस्ट जितना दिन बचता है फिर आपको करंट अफेयर अच्छे से खत्म करने हैं, जो भी पूरे पेंडिंग है। आपको करंट अफेयर कहां से करना है, तो आपको कम से कम अगस्त से चालू किए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने का करना है आपको, और उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब अप्रोच क्या होगा, सर मैंने पढ़ तो लिया नवंबर, अब आगे का महीने का क्या करेंगे। देखिए मैं 3 महीने का बताता हूँ। नवंबर जो आपका फेज है ये आपका फाउंडेशन है, यहाँ पे आपका फाउंडेशन क्लियर होगा कि अब मुझे किस तरीके से पढ़ना है। बिलीव मी, जो चीजें बता रहा हूं ना वो कोई नहीं आपको बताएगा, बस अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका नवंबर फेज है, नवंबर हो सकता है और मिड दिसंबर तक आपका फाउंडेशन बनेगा यहाँ पे कि आप कितना अच्छे से गो थ्रू हुए हो। फिर उसके बाद आपका चालू होता है फेज 2, जिसमें आपको डेप्थ में जाना है। मगर जैसे ही आप डेप्थ में जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स कम हो जाएंगे। होता है ना, अगर आप कोई चीज डीप में पढ़ोगे टाइम ज्यादा लेता है, जब टाइम ज्यादा लेगा तो ऑब्वियसली आपकी चैप्टर कम हो जाएंगे पढ़ने में। तो यहाँ पे इस तरीके से डेप्थ में जाओगे, चैप्टर भी कम होंगे, मार्क्स भी कम होंगे। मैं नहीं बोलता कि मार्क्स आपके टेस्ट में बहुत बढ़ जाएंगे, मार्क्स भी कम होंगे। अब यहां तक आपके टेस्ट सीरीज का मार्क्स कम आएगा दिसंबर तक, अगर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। जैसे ही जनवरी का फेज आता है, यहां से चालू होता है आपका रिवीजन, और यहां से आपके मार्क्स बढ़ना धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। लक बाई चांस अगर मई में प्रीलिम्स हुआ यूपीपीसीएस का, तो यहां से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर यहां पे अभी तक आपको 60 आ रहा है तो यहां से धीरे धीरे इंक्रीज होते होते यहां तक आपको 90 आएगा, और वही फरवरी मार्च में होते होते वो 100+ आराम से चले जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो। ओके, तो ये मैंने अभी तक आपके सबके बारे में बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक मैप बता दिया पूरा अच्छे से कि पूरा क्या फ्लो चल रहा है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का अच्छे से बता दिया। और इसी के साथ में मैंने ये दोनों चीजें आपके सामने समझा दी कि किस किस तरीके से ज्योग्राफी और पॉलिटी का सिग्निफिकेंस इंक्रीज हुआ है। और साथ ही में लास्ट के जो 30 डेज है नवंबर के क्या स्टडी प्लान है, 3R फॉर्मूला, री अटेम्प्ट क्या करें, ये मैं अब बताता हूं आपको। तो री अटेम्प्ट क्या करना है, टेस्ट दीजिए। कौन से टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू। कितनी बार देने हैं सर, कम से कम 6 बार, 6 टाइम कम से कम तो आपको पीवाईक्यू देना है। अगर 6 टाइम आपने पीवाईक्यू दे दिया आपको, आपको यूपीपीसीएस की हर नस नस पता चल जाएगी। बिलीव मी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। ओके, अब चलते हैं हम वर्किंग प्रोफेशन के ऊपर। जिनको लगता है अभी तक वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वर्किंग प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बात करूंगा, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट भी उनके काफी आए थे।
ठीक है। अब माइक्रो प्लान, वीकली फोकस और एनर्जी मैनेजमेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज में जो समझ में आती है वो होती है एनर्जी मैनेजमेंट। आप जॉब से आ रहे हो, थक जा रहे हो, फिर आप क्या करोगे? फिर आपको दूसरे दिन सुबह उठना है, एक तो जॉब पे थक के आए हो, फिर पढ़ाई भी नहीं हो रही, फिर ऊपर से सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए क्या करोगे? मैं ये सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। ये लास्ट का पॉइंट मैंने छोड़ के रखा है। अच्छा, माइक्रो प्लानिंग में क्या क्या रहेगा? यहाँ पे मैं सिल जो उनका ही मैप था वो आपको भी मिलेगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी। मैं आपका ही काम आसान करने के लिए मैंने वहां पे एक अच्छे से मैप बता दिया है। ओके, कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि आपका काम आधा हो जाए। तो मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया कि माइक्रो प्लानिंग पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पे कैसे करनी है, मैंने ऊपर बताया। अब टाइम कैसे डिवाइड करें सर? देखिए, मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में आप अपना एक रूटीन बनाइए कि मैं अगर 9 बजे ड्यूटी जाता हूँ, 9 AM पे, ओके, तो मैं मॉर्निंग में 6 AM पे उठूंगा। 6:30 पे मैं बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो 6 to 7:30, 8 बजे तक, 8 बजे तक मैं पढ़ूंगा। 1 घंटे में मुझे फ्रेश होना है, अपना ब्रेकफास्ट पैक, लंच और ब्रेकफास्ट पैक करना है, फिर मुझे निकल जाना है। ओके, ये हो गया। अब शाम को कुछ लोग होंगे शाम को जो 6 PM तक आएंगे, मैं मेजरली ले रहा हूँ, 6 PM तक आएंगे। 1 आवर आराम करिए, या 1 घंटा थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहिएगा, प्लीज मोबाइल से साइलेंट करके हटा दीजिएगा। तो आप आधे घंटे में आप रिकवर हो जाओगे। उस आधे घंटे में फिर आपको पढ़ना चालू कर देना है। जैसे ही आधा घंटा बीता या 1 घंटा बीता, मैं 7 बजे पकड़ के चलता हूँ, 7 PM। तो 7 PM से लेके आपको 9 या तो 9:30 PM, आप जितना 9 PM के बाद पढ़ोगे उतना एडवांटेज है। मैं 9 PM ले रहा हूँ, 2 आवर्स। मतलब आपने मॉर्निंग में 1 आवर्स और इवनिंग में 2 आवर्स पढ़े, 3 आवर्स। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाना, कोशिश ये रखना कि मेरा दिन में 5 आवर्स हो पाए। ओके, तो आपको इस तरीके से अपना शेड्यूल क्रिएट करना है। अच्छा, अब जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो ऑडियो नोट्स क्रिएट करिए। और जब भी आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो या तो बाइक से जाते हो, बाइक से नहीं, अगर कार होगी तो उसमें रेडियो जो भी लगाना है आप सुन लीजिए। फिर उस जो फैक्ट्स को आपको याद करना था उस ऑडियो के थ्रू पे रिकॉर्ड करके रखिए, और फिर उसी ऑडियो को सुनते हुए जाइए, तो आपका टाइम बचेगा। पहली चीज तो ये हो जाती है। ठीक है, मैं टाइम को यूटिलाइज करने का आपको एक तरीका बता दिया। दूसरा, वीकली फोकस प्लान बनाइए। अब आपके स्टडी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें इंक्लूड होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए टेस्ट। आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। फिर करंट अफेयर को वेटेज दीजिए, और मैप को ये संडे को करना है। मतलब करंट अफेयर आप पूरा वीक में उठा के पढ़ लीजिए, आपको डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो पूरा वीक का उठा के पढ़ लीजिए। फिर मैप की प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा कम से कम, 1 आवर्स, इतना मोर देन सफिशियंट रहेगा। और रिवीजन और मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, संडे का एक दिन रखिए जिस टाइम पे आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है। अब आता है एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, अब एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर? तो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आप 2-3 चीजें करिए। पहली चीज है कि अच्छा खाना खाइए। सबसे पहली चीज है तो अच्छा खाना खाइए, हाई प्रोटीन फूड खाइए। दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अपने मोबाइल के जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करिए, दूर रखिए मोबाइल को। जब भी आप घर पे आते हो तो मोबाइल से दूर हो जाइए, स्विच ऑफ कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। मॉर्निंग में भी मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। ये दोनों चीजें करोगे तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। जो सबसे बड़ी चीजें मुझे लगती है, फैमिली सपोर्ट। कभी भी फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ झगड़ा मत करिए। कोई शादीशुदा होगा, वाइफ के साथ मत करिए, किसी के बच्चे होंगे, किसी कुछ होंगे, प्लीज मत करिए। आपको उस टाइम पे बस ये सोचना है कि हाँ मैं सबसे, मतलब मैंने ही गलती की, बस इस हिसाब से सोचिए और पढ़िए। आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। तो आपको फंसना नहीं है। बस इतनी ही चीजें आपको वर्किंग प्रोफेशन वालों को करनी है। बिलीव मी, इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। मैंने आपके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटी के एक पूरे नोट्स तैयार कर दिए, ताकि आपका भी टाइम बचे। जो बाकी बच्चों का तो बचेगा ही, लेकिन आपका बचना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। बहुत से कमेंट आए मुझे, इसके लिए मैंने आपके लिए ये सब चीजें लाई है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत मुश्किल से ऐसे कंटेंट बनता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज ये चीजें करिएगा। हमें सपोर्ट मिलता है, तो हमें सपोर्ट करता है मिलता है तो हम उतना ज्यादा एक्यूरेसी से आपको बता पाते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा। चलिए दोस्तों, फिर जय हिंद।